मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः बहुत स्वागत है। हम लोग भारत की नदियों पर डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें अभी तक जो डिस्कस किया वो हिमालय नदी प्रवाह का जो तंत्र है या हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं उन नदियों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर डिस्कस करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जानते हैं। इसी प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं उन्हीं नदियों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। या फिर आप कह सकते हैं जैसा कि हम लोग जब पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो विंध्य पर्वत श्रेणी है वह उत्तर और दक्षिण का विभाजन करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो नदी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ये नदियां विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ही स्थित होंगी। अब देखो, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इन सभी नदियों का जल का जो स्रोत है वह सिर्फ वर्षा का जल है। यहाँ पर कोई इस प्रकार की ऊंचाई वाला क्षेत्र विशेष तौर पर नहीं है जहां आपको हिमनद या ग्लेशियर मिलता हुआ दिखाई दे। हिमालय के क्षेत्र को छोड़ करके भारत में कहीं पर भी इस प्रकार का हिमनद या ग्लेशियर नहीं मिलता है। ये बात अलग है कि जल का प्रवाह हमेशा ऊंचाई से निचले क्षेत्र की ओर ही होगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि मध्य भारत के क्षेत्र में जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, चाहे महादेव की पहाड़ियां हो, चाहे अमरकंटक की पहाड़ियां हो, चाहे उधर अरावली की पर्वत श्रेणी हो, और पूर्वी तटीय क्षेत्र में पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ियां हैं, और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियां हैं। ये जो भारत की या प्रायद्वीपीय भारत में स्थित जो है महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नदियों का डिवीजन दो तरीके से कर सकते हैं। यह एक जो कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, दूसरा जो कि पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इस प्रकार से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। दूसरा विभाजन का इस तरह से कर सकते हैं कि जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियां हैं और कुछ अरब सागर या खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी जो कि अरब सागर का ही भाग है उसमें गिरने वाली नदियां हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान के क्षेत्र में अगर हम लोग चले तो यहाँ पर हम लोगों को जो एक महत्वपूर्ण नदी मिलती है वह नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी है भाई? ये है लूनी नदी। लूनी नदी जो कि अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम दिशा की ओर पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती है और ये अरावली से ही निकलती है। और राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उस क्षेत्र से ये प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। सांभर झील के निकटवर्ती एरिया से आगे बढ़ती है। और आप जानते हैं कि सांभर झील भारत में नमक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। लूनी नदी रेगिस्तानी क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण ये भारत की अन्य नदियों के तुलना में इसकी एक अलग विशेषता बन जाती है। भारत की नदियों के अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती हैं जल के प्रवाह की मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन यह भारत की एक ऐसी नदी है कि जैसे जैसे इसका प्रवाह आगे बढ़ता है इसमें जल की मात्रा घटती चली जाती है। क्यों घटती है? इसलिए क्योंकि यह रेगिस्तानी क्षेत्र से गुजर रही है और रेगिस्तानी क्षेत्र से गुजरने के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम हो रहा है और तापमान भी ज़्यादा है। एक तो वर्षा भी कम, ऊपर से तापमान ज़्यादा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वाष्पीकरण यहाँ पर होगा और इस वाष्पीकरण के प्रभाव से लूनी नदी का जल इतना कम हो जाता है कि यह कच्छ की जो रण का क्षेत्र है इस क्षेत्र में आकर के विलुप्त हो जाती है। अर्थात यह सागर या खाड़ी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। ये भी सवाल हम लोगों से पूछा जाता है कि भारत की वह कौन सी नदी है जो किसी सागर या खाड़ी में गिरने से पहले ही विलुप्त हो जाती है।
यहाँ पर जो कच्छ का रण है, दलदली भूमि का क्षेत्र है, और इस दलदल में आकर के यह नदी समाप्त हो जाए। इतनी भी जल की मात्रा नहीं बचती है कि आगे यह नदी प्रवाहित हो सके। और ये लगातार प्रवाह की जो जल की मात्रा है, जब उसमें कमी होती है तो यहाँ खास विशेषता इसकी ये बढ़ती है कि इस जल की जो लवणता है, इसके जल की लवणता में वृद्धि होती चली जाती है, अर्थात इसका जल लगातार नमकीन होता चला जाता है। क्या होता है? नमकीन होता चला जाता है, लवणता इसकी बढ़ती चली जाती है। तो कॉन्सेप्ट बेसिस पर भी यहाँ से सवाल बनते हैं कि भारत की वह कौन सी नदी है जिसके प्रवाह के साथ साथ जल की लवणता में वृद्धि होती है? तो वह लूनी नदी है, जो कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। और रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण ही यह इन तमाम विशेषताओं से अवगत हम लोग हैं। फिर इसके बाद जो है गुजरात के क्षेत्र में हम लोगों को जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी मिलती है वह है साबरमती नदी। कौन सी नदी है भाई? साबरमती नदी। और साबरमती नदी जब आप नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ते हैं तब साबरमती नदी का जिक्र आता है, क्योंकि इसी नदी के किनारे अहमदाबाद शहर में महात्मा गांधी ने अपने आश्रम की स्थापना की थी उस समय, और यहीं से बैठ करके काफी दिनों तक राष्ट्रीय आंदोलन की या नेतृत्व के तौर पर महात्मा गांधी आंदोलन करते रहे। यही साबरमती नदी गुजरात के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली पश्चिम दिशा में, और ये भी जो है खंभात की खाड़ी में आकर के गिरते हैं। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। फिर इसके बाद यहीं पर हम लोग को गुजरात में जो, हालांकि ये मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र है वहां से ये प्रवाहित होने वाली नदी गुजरात प्रदेश से होते हुए ये भी खंभात की खाड़ी में आकर के गिरती है, और इस नदी को हम लोग जानते हैं माही नदी के नाम से। इस नदी के नाम से भाई? माही नदी के नाम से। और माही नदी भारत में एक ही चीज के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, और इसी पर सबसे ज्यादा सवाल भी आते हैं कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी भाई? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए, और फिर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होते हैं, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और खंभात की खाड़ी में भी एस्चुरी का निर्माण करते हुए गिर जाती है। देखो, पश्चिम दिशा में जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनमें खास विशेषता एक हम लोगों को देखने को मिलती है कि ये अधिकांश नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। उसका रीजन ये है कि उनके जल के प्रवाह की जो ढाल है, प्रवणता है, वो बहुत ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण जल का वेग ज्यादा है, जिससे कि मुहानों पर मृदा का कटाव हो जाता है, और इसके कारण से एस्चुरी जैसी संरचना का विकास होता है। तो साबरमती हो, चाहे माही नदी हो, चाहे नर्मदा हो, ताप्ती हो, ये सभी नदियां यहाँ पर खंभात की खाड़ी में आपको एस्चुरी बनाते हुए ही नजर आती है। तो माही नदी किसके लिए फेमस है भाई? माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटने के लिए फेमस है। किस राज्य में? गुजरात। मकर रेखा को जो काटने वाली नदी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा था, लिम्पो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य, जब हम लोग पढ़े थे अफ्रीका महाद्वीप में, तो वहां पर हम लोगों ने एक नदी देखा था कांगो या जायरे नदी, जिसके हम लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र का निर्माण भी करती है वह। और वह जो है कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली महत्वपूर्ण नदी है। तीनों नदियों का जिक्र यहाँ पर हम लोग फिर से कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मिलती है, और उस नदी को हम लोग नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं भाई? नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। और यह नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। तो अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि जो सोन नदी है, सोन नदी भी इसी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो यह अमरकंटक की पहाड़ी को लेकर के एक सवाल आपसे बनता है कि वह कौन सी पहाड़ी है जहाँ से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। हालांकि कभी कभार 3 नदियों का जिक्र दे देता है। महानदी
यहाँ ध्यान रहे कि महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं निकलती है, उसके ये दक्षिणी भाग में आगे जब हम लोग चलते हैं तब महानदी हम लोग को मिलती है। तो यह है अमरकंटक की पहाड़ी का क्षेत्र। और यहाँ से दो नदियां, उत्तर दिशा की ओर आपकी सोन नदी निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर आपकी जो है नर्मदा नदी निकलती है। अब देखो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर में हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी मिलता है। उसके उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी मिलती है? विंध्य पर्वत श्रेणी मिलती है। और इसके दक्षिण में अगर हम लोग चले यहाँ पर तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। देखिए, तो ये भी सवाल हम लोगों से पूछा जाता है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, या फिर हमसे ऐसे सवाल बनता है कि विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो विंध्य और सतपुड़ा नदी दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ध्यान रहे, नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। इस दिशा में, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली, और यह सबसे लंबी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो जो सतपुड़ा का पूर्वी भाग, ये उत्तरी भाग है जो कि भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, ये पूरी भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी का प्रवाह होता है। यही कारण है कि इस भ्रंश घाटी के क्षेत्र में आपको कुछ जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि धुआंधार जलप्रपात है ना, जबलपुर के निकट। ये सभी काफी पर्यटन स्थल आपको यहाँ पर मिलेंगे प्राकृतिक रूप से, और बहुत ही गहराई वाले क्षेत्र भी आपको जगह जगह मिलेंगे। तो पहाड़ियों में पत्थरों को काटते हुए आगे बढ़ती है नदी। फिर इसके बाद जो है आगे जब यह नदी गुजरात में प्रवेश करती है तो गुजरात में इस नदी पर एक बड़ी नदी परियोजना का विकास किया गया है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है। और प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यभार को संभालने के बाद सबसे पहले जो गुजरात पे कंसंट्रेट किया था, तो इस परियोजना को, जो कि काफ़ी नर्मदा बचाओ आंदोलन उस समय चलता था, लेकिन उस आंदोलन को ही इग्नोर किया गया। और सरदार सरोवर जो परियोजना थी, वो परियोजना इस समय जो है क्या हो गई है, सफल हो चुकी है। सरदार सरोवर परियोजना का इसी पर विकास किया गया है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है ये है आपके गुजरात प्रांत में। किस स्टेट में है? गुजरात प्रांत में इसको डेवलप किया गया है। हालांकि सरदार जो सरोवर डैम है वो एक बड़ा डैम है, लेकिन इसके साथ साथ कई डैम का भी इसमें निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी का जो मुहाना है वह क्या बनाता है? एस्चुरी का निर्माण करता है। क्या बनाता है भाई? एस्चुरी का निर्माण करता है। अब देखो कई रीजन है। एक तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, और ये पूरा आपका पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र से नदियां जब गुजरती हैं वो मृदा का अवसाद ज्यादा मात्रा में लेकर के जाती है, लेकिन जब पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती हैं तो उस तरह का अवसाद आपको देखने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ इसके ढाल की प्रवणता भी ज्यादा है, और इसके वजह से इसका मुहाना कटा हुआ है। और इसी के मुहाने पर एक छोटा सा द्वीप है, ठीक, और उस द्वीप का नाम है साधुसेट द्वीप। और इसी द्वीप पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। किस प्रतिमा का? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है ना, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आप इसको जो है पढ़ चुके हैं, खूब अच्छी तरीके से आप जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ज्योग्राफी में आपको ध्यान देना है किस नदी के मुहाने पर है और किस द्वीप पर बना हुआ है। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर साधुसेट द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्लियर? तो नर्मदा नदी को लेकर के अभी तक जितने भी सवाल, कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपका सिविल से लेकर के वनडे तक,
क्योंकि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है और दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होने वाली नदी है और जिसके कारण से इससे सबसे ज्यादा सवाल अभी तक पूछे जाते हैं। तो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली लंबी नदी, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी और विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में प्रवाहित होने वाली नदी और सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। इसी नदी के मुहाने पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। किस प्रांत में? गुजरात में। इसके बाद हम लोग अगर पश्चिम दिशा में देखें, फिलहाल अगर इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको हटाते हैं हम। चलिए फिर हम लोग देखें अगर इस क्षेत्र में, तो दूसरी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में जो भ्रंश घाटी है, उसी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी मिलती है और वह नदी है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, जिसमें कि आपका नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया और तीसरी नदी है दामोदर नदी। और दामोदर नदी आपकी हुगली की सहायक नदी है जो कि पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। किधर है? पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है वो। तो जो झारखंड का कुछ क्षेत्र है वहां पर भ्रंश घाटी के क्षेत्र में वो प्रवाहित होती है। हालांकि महानदी का भी कुछ क्षेत्र है ऐसा, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं और ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये कहाँ गिरती है? ये भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। तो कई बार नर्मदा और ताप्ती से बहुत सारे सवाल आपको दिखेंगे कि निम्न में से कौन सी 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो इस तरह के सवाल आपको ढेर सारे मिलेंगे पूर्वी पश्चिमी को लेकर के। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैप पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। जब तक ज्योग्राफी में मैपिंग नहीं करोगे आप, इमेजिनेशन नहीं होगा, तब तक सवाल को रटते रह जाइए और गलत करते रहेंगे। क्लियर? तो सही करने का तरीका एक ही है कि बार बार हम लोग मैप को देखें। देखो, एक बार मैप को देख लेने से चीज़ें नहीं याद हो जाती हैं। ऐसा कोई कंप्यूटर जैसा दिमाग हम लोग का है नहीं। मानव की प्रवृत्ति है कि एक बार कोई भी चीज़ देख लेता है तो तुरंत याद नहीं होता है, तो बार बार देखना पड़ता है। ओके, या तो भाई आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाए। तो कंसंट्रेशन अच्छा वही होता है जहाँ की बुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक। और अच्छे जगह पे बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होता नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात हो तो बात अलग है भाई। वैसे भी हम लोग का दिमाग भागता रहता है, बार बार इसको देखना पड़ेगा। और जितने बार आप मैपिंग करेंगे, एटलस से देखेंगे, उतना ही अच्छा आपका सवाल बेहतरीन हुआ। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। उसके बाद कुछ नदियाँ हैं जैसे कि शरावती नदी है, दक्षिण में जब कर्नाटक के क्षेत्र में आपको चलेंगे, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली। फिर जो है केरल के क्षेत्र में आप चलेंगे तो आपको मिलेगी पेरियार नदी। केरल में पेरियार नदी है यहाँ इस क्षेत्र में, जो कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। और कर्नाटक के क्षेत्र में जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है वो है शरावती नदी। और इसी नदी पर आपको भारत में स्थित कुछ जलप्रपात भी देखने को मिलेंगे। जोग जलप्रपात जैसे काफ़ी फेमस है। गोवा के क्षेत्र में आपको मांडवी नदी पर आपको एक छोटे सा जलप्रपात मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग दूध सागर जलप्रपात। गोवा के क्षेत्र में। और कर्नाटक में जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और दक्षिण में सबसे पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है पेरियार नदी। पेरियार नदी पर पेरियार परियोजना भी है, पेरियार डैम भी है
और इसका जो मुहाना है यहाँ केरल में, केरल की एक झील है जिसे हम लोग बोलते हैं वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील एक लैगून झील है। अभी जब झील पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो इसको देखेंगे कि वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। और इसी नदी, जो पेरियार नदी का मुहाना भी इसी झील के निकट स्थित है। तो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में अगर हम लोग काउंट करें तो साबरमती हो गया, माही नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, शरावती नदी हो गया, और इधर पेरियार नदी सबसे दक्षिण में स्थित है, केरल के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। लेकिन आप इन दोनों को तो एकदम ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि अभी तक परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं दोनों से आया है, नर्मदा और ताप्ती को लेकर के। बाकी सबको आपको कंसंट्रेट करना है। तो ये हो गया पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसको हम लोगों ने देखा। अब आइए हम लोग चलते हैं पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, इस पर एक बार ध्यान दिया जाए। और अब देखो, पश्चिम दिशा और पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में एक मूल अंतर ये है कि जब हम लोग पूर्वी घाट की ओर नजर दौड़ाते हैं तो इस क्षेत्र में जितनी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, चाहे आपका महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सभी नदियां मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। उसका रीजन यहाँ पर मैदान बनता के क्यों है? पश्चिमी घाट की स्थिति के कारण, जो पश्चिमी घाट है इसके स्थिति के कारण से पश्चिम के ढाल की प्रवणता, अर्थात इधर का ढाल बहुत ही तीव्र है, जबकि पूर्वी ढाल कैसा है? निम्न ढाल है। और निम्न ढाल होने के कारण नदियां ज्यादा से ज्यादा दूरी भी तय करती हैं और धीमी गति से प्रवाहित होती हैं, मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। धीमी गति से मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण, और इनकी अनेक सहायक नदियां भी हैं, अर्थात इनका अपवाह तंत्र भी बड़ा हो जाता है। और ऐसे में जो मृदा का अवसाद है वो भारी मात्रा में इन नदियों में प्रवाहित होता है। और हम लोग यह देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी नदियां हैं, सब अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। चाहे आपकी कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, और चाहे महानदी हो, इस सभी नदियों का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में आपको नजर आता है। लेकिन नर्मदा नदी इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद भी वह डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। उसका रीजन है उसके ढाल की प्रवणता का अधिक होना। अभी देखो, बहुत सारे फैक्ट होंगे नदियों के, तो एक लेक्चर में लेकर के आऊंगा नदी परियोजनाओं का, जिसमें नदियों पर बने हुए बांध हैं और विभिन्न नदियों की लंबाई, उसको डाटा लेकर आएंगे, फिर उसका टेबल बनाएंगे। ठीक, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ मैपिंग कर रहे हैं। अब देखो, पूर्वी जो दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, सबसे उत्तर की तरफ हम लोग चलें तो जो सबसे पहले नदी मिलती है हम लोगों को वह है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। और महानदी से भी उत्तर में अगर हम लोग चलें तो दो महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं इसी क्षेत्र में, छोटी छोटी नदियां हैं। एक का नाम है स्वर्णरेखा और एक का नाम है वैतरणी, जो कि उड़ीसा के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा और वैतरणी, ये दो महत्वपूर्ण नदियों का संगम का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हम लोगों को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान या कहें जैवमंडल रिजर्व मिलता है, जिसका नाम है भितरकणिका। भितरकणिका जैवमंडल रिजर्व, ये कहाँ मिलता है? स्वर्णरेखा और
महानदी का जो मुहाना का क्षेत्र है, या वैतरणी नदी, ये सवाल कई बार भितरकणिका को लेकर के यहाँ पर पूछा गया है। सुवर्णरेखा और वैतरणी नदियों के संगम पर भारत का कौन सा महत्वपूर्ण जैवमंडल रिजर्व है? तो वह है भितरकणिका। किस राज्य में है? उड़ीसा। महानदी का जो मैदानी भाग है वह उड़ीसा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उड़ीसा प्रांत में जो सबसे उपजाऊ भूमि का प्रदेश है वह महानदी का मैदानी क्षेत्र है। और इसी नदी पर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी परियोजना का विकास किया गया था, उसमें हीराकुंड नदी परियोजना। और इसी परियोजना के तहत यहाँ पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है उड़ीसा प्रांत में। यह बांध आज भी भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी विस्तार के दृष्टिकोण से लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। तो बहुत लंबा डैम है ये। हालांकि ऊंचाई वाले डैम में, जैसे हम लोग अभी सतलज नदी पे भाखड़ा नागल देखे थे, भागीरथी पे टिहरी डैम देखा था, तो उनकी लंबाई नहीं लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। वो जल का धारण क्षमता उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मैदानी क्षेत्र में होने के कारण इसका जल धारण क्षमता उतनी नहीं है। तो ये कहाँ पर है? महानदी, उड़ीसा प्रांत। फिर उसके बाद पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने वाली भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी इसलिए है क्योंकि इसका अपवाह तंत्र बड़ा है, ढेर सारी सहायक नदियां हैं। और लंबी नदी है, निकलती कहाँ से है? नासिक की पहाड़ियों से। तो महाराष्ट्र की नासिक की पहाड़ियों से निकलकर आंध्र प्रदेश में एक विशाल भूमि उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करते हुए यह कोलेरू झील, झील है यार, इसके निकट कौन सी झील है? कोलेरू झील के निकट प्रवाहित होते हुए डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। इसकी ढेर सारी सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी जैसे कि वेनगंगा है, और वेनगंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है वर्धा नदी, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, वर्धा नदी। और इसके दाहिने तट से मिलने वाली वेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा। और इसी नदी पर एक डैम है जिसका नाम है निजाम सागर, निजाम सागर। गोदावरी नदी का जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश में जब हम लोग चलते हैं तो इसमें हम लोगों को इसकी एक सहायक, बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है, जिसके नदी के किनारे आपका हैदराबाद शहर भी है, इंद्रावती नदी। फिर इसके बाद इसकी सहायक नदी है सुलेरी नदी। और इधर ये है हो गया आपका मंजरा।
इसकी सहायक नदियों में थोड़ा सा मैं लिस्ट बना दे रहा हूं आपका। वेनगंगा, 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 इसकी सहायक नदी वेनगंगा, वर्धा, फिर है इंद्रावती, और फुलेरी, और दाहिने तट से मिलने वाली है जिसपे है आपका निजाम। बड़ी और सबसे ठीक। और इससे क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, या दक्षिण की गंगा। दो इसके उपनाम हैं जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा। तो जब दक्षिण भारत की गंगा पूछे तब उसे हम लोग बोलते हैं किसको? कावेरी को। दो तरह के सवाल, एक आता है दक्षिण भारत की गंगा, तब आप आंसर देंगे कावेरी नदी। और जब आपसे पूछे दक्षिण की गंगा तब आंसर आप देंगे गोदावरी नदी। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि हिमालय को लेकर के आपसे एक से सवाल पूछा जाता है, भारत का सर्वोच्च शिखर और भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहें चाहे भारत का सबसे ऊंचा शिखर, वो है आपका K2 गार्डविन ऑस्टिन। और भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर या भारत में से सबसे ऊंची चोटी वो है कंचनजंगा, सिक्किम में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसे इसी तरीके के शब्दावलियों का खेल है। जब आपसे पूछे दक्षिण की गंगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी। ये रहा आपका गोदावरी नदी का प्रवाह तंत्र, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चलें दक्षिण भारत में, तो हम लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवाह तंत्र मिलता है वह है कृष्णा नदी का प्रवाह तंत्र। कृष्णा नदी का कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जो शिखर है वहां से निकलती है, और ये भी आंध्र प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इसी नदी पर आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है, और ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। तो गोदावरी नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है वह है आपकी कृष्णा नदी। इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियों में जैसे कि भीमा है, भीमा नदी, और तुंगभद्रा, इसकी दो महत्वपूर्ण ये सहायक नदियां। फिर इसके बाद दक्षिण में हम लोग चलें तो जो सबसे महत्वपूर्ण नदी मिलती है तमिलनाडु के क्षेत्र में वह है कावेरी नदी। कावेरी नदी
जिसे हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी का ही मैदानी क्षेत्र हम लोगों को तमिलनाडु के प्रदेश में देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु का जो महत्वपूर्ण मैदानी प्रदेश है वो किस नदी का है? कावेरी नदी का। और कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों का जो दोआब प्रदेश है, दोआब यानी दो नदियों के मध्य स्थित जो क्षेत्र है वह आपका आंध्र प्रदेश है। और इसलिए देखेंगे आप कि आंध्र प्रदेश भी कृषि के उत्पादन के लिए जाना जाता है और ये भी एक महत्वपूर्ण कृषि उपजाऊ राज्य है। फिर इसके बाद हम लोगों को जो इसके दक्षिण में जो नदी मिलती है वह है वैगई नदी, तमिलनाडु के क्षेत्र में वैगई नदी। और सबसे दक्षिण में जो नदी मिलती है तमिलनाडु में वह है ताम्रपरणी। कौन सी नदी है? ताम्रपरणी। तो ये कभी कभार एग्जाम में आता है कि पूर्वी तटीय प्रदेश में या पूर्वी तट पर या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? तो वह है ताम्रपरणी, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद है आपका वैगई, फिर है कावेरी। अब देखो जो कावेरी नदी है, इसी नदी पर एक महत्वपूर्ण परियोजना भारत में आजादी से पहले विकसित की गई थी और वह है शिव समुद्रम परियोजना। और शिव समुद्रम परियोजना को लेकर के 3 राज्यों के मध्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के मध्य काफी दिनों तक लंबा विवाद चला इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर। तो पड़ोसी राज्य आपका कर्नाटक और तमिलनाडु और इधर केरल, और केंद्र शासित प्रदेश इसी क्षेत्र में है आपका पांडिचेरी। इन चारों के बीच में इस नदी के जल विवाद को लेकर के काफी चर्चा में रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सर्वाधिक जल तमिलनाडु को मिला, फिर उसके बाद आपका केरल को मिला, कर्नाटक को मिला और पांडिचेरी को। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ये आप लोगों ने देखा, जिसमें पूर्वी तटीय प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां और पश्चिमी तटीय प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों को हम लोगों ने देखा। ध्यान दीजिएगा, कुछ जो नदी परियोजनाएं बड़ी इसमें मिली हम लोगों को, जैसे कि महानदी हो गया, इधर आपका निजाम सागर हो गया, नागार्जुन सागर हो गया जो कि कृष्णा नदी पर, और शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर। कल जो हम लोगों का लेक्चर, जो कल की क्लास होगी, उसमें हम लोग भारत की नदी परियोजनाओं को लेकर के डिस्कस करेंगे, जो बड़ी छोटी जो भी सवाल एग्जाम में आते हैं सबको, और जो भी नदियों से महत्वपूर्ण डाटा होंगे उनका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।